नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज से हम लोग झारखंड जीके स्टार्ट कर रहे हैं। जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे आपको उत्पाद सिपाही दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप अपकमिंग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपकमिंग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, 10th लेवल पे क्षेत्रीय प्रतियोगिता जो परीक्षा आई है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जहां झारखंड जीके से सवाल बनने वाले, पूरा एग्जामिनेशन को ये कोर्स आपका कवर करेगा। तो दूसरी बात, अब यहाँ पे मेरा जो पढ़ाने का तरीका मैं उस पर आता हूँ और आज का क्लास स्टार्ट कर दूंगा बिना ज्यादा समय लिए हुए। भाई देखिए, झारखंड जीके को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो देखिए एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपका फैक्चुअल सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, यानी फैक्ट आपको याद होना चाहिए। दूसरा, झारखंड का मैप पे अच्छा कमांड होना चाहिए। तीसरा, कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होगा, कंसेप्ट। यानी कि देखिए ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट यानी मैक्सिमम स्टूडेंट्स बना रहे होंगे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं। दूसरा, इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स का कमियां होगी और यहाँ पे और भी ज्यादा कमियां हो जाती है। और चौथा जो मेरा एडिशन इसमें रहेगा, इंडियन जीके को भी को रिलेट करवाते चलूं। देखिए अगर आपका इंडियन जीके अच्छा नहीं है भाई, तो आप झारखंड जीके हो या बिहार जीके हो, चाहे उत्तर प्रदेश का जीके हो, चाहे हरियाणा का जीके, आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको नदी का कंसेप्ट नहीं मालूम है, भारत की नदियों का जो उद्गम है या उसका मुहावना है, ये सारा कंसेप्ट, वो कौन कौन सा क्षेत्र में जाकर के कौन कौन सी आकृति का फॉर्मेशन करती है, कौन सा झील का फॉर्मेशन, अगर वो नहीं पता है, भारत में कौन सी जलवायु उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, इसका कंसेप्ट नहीं पता है, तो एक बात बताइए, झारखंड क्या कहीं दूसरे या परलोक से आया या कहीं अंतरिक्ष से आया? नहीं, वो भी तो भारत का ही है। तो जो जलवायु भारत में, सेम चीज झारखंड में भी देखने को मिलेगा। जो भारत की जो मिट्टियां हैं, हर एक मिट्टियों के बारे में पता है, तो भाई सिंपल सा बात है, आपका झारखंड का भी मिट्टी आपका पूरे कंट्रोल में होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करेगा और इंडियन जीके में आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, जो मेरे को पुराने से स्टूडेंट्स जान रहे हैं, आपको पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उत्पाद सिपाही के जितने स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एकदम फोकस होकर के पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे जीरो से वर्दी बैच, जैसे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनरोलमेंट लिए हैं, स्पेशली जो जेएसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स हैं, वो तो भाई मतलब मैंने कोर्स लॉन्च किया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उनको पता है कंटेंट की क्वालिटी। और इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट का रिकमेंडेशन भेजा मेरे पास, उन्होंने विद प्रूफ बताया कि सर हमने भेजा आपके पास, अपने उनके छोटे जो भी उनके कांटेक्ट में रहे। तो आपको यहाँ साइंस, जीके, मैथ्स और झारखंड जीके कंप्लीट कराया जा रहा। फी 1499 से 699 है अभी। अगर आपको लगता है, चीजों को देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप आंख बंद करके, भाई मैं एकदम आपको, अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी कि यहाँ लाइव क्लास है या रिकॉर्डेड क्लास है, समझिएगा। देखिए लाइव क्लास में आपको मैं आकर के पानी पीते हुए दिखूंगा, पसीना पोंछते हुए दिखूंगा, आपके कमेंट सेक्शन लेते हुए दिखूंगा, कोई सरकार को अच्छे या उसकी बुराई करते हुए दिखूंगा, ये लाइव क्लास में। लेकिन रिकॉर्डेड क्लास में अगर 20 मिनट की क्लास रहेगी, तो ये हर 20 मिनट केवल पढ़ाई के ऊपर बात होगी, इसलिए मेरा क्लास रिकॉर्डेड रहेगा हर दिन और हर चीज। अब देख सकते हैं किस प्रकार से, देखिए साइंस आपका पूरा मैंने कंप्लीट कराया, और वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, आप अपने बड़े भैया जेपीएससी के जो भी होंगे अगर जानकार, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जेएसएससी सीजीएल, उनसे पूछ लीजिएगा, भैया लोग से मैथ्स के बारे में पूछ लीजिएगा। इंडियन जीके में अभी और कंटेंट मुझे देना, अपडेटेड कंटेंट इसमें अब आएगा केवल। और झारखंड जीके आज हम लोगों का पहला क्लास है। देखिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। अच्छा, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के जितने मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, आप इस नंबर को नोट्स कर लीजिएगा, 900, पुराने स्टूडेंट को तो पता है, 79094902। इस नंबर पे मैसेज करके आपका एक्साइज कांस्टेबल का पेड बैच बना, उसको ज्वाइन कर लेना भाई। क्योंकि आपको पता है जिस प्रकार सीजीएल में मैंने पेड बैच में, पेड ग्रुप में जो कंटेंट दिया है, वो एक बड़ा कैटलिस्ट का काम किया था, इसीलिए मैं कह रहा हूं इस नंबर पर मैसेज करके। और एक बायोलॉजी का ग्रुप बना हुआ इस सेपरेट, क्योंकि यहाँ 13 वीडियो ही है, 4 फाइल है पूरा बायोलॉजी का, और 15 से 20 वीडियो, 15 वीडियो है, सारा मास्टर वीडियो 3-3, 4-4 घंटे का, और पूरा कंप्लीट नोट्स वो अपलोडेड है। तो वहां पे आपको जुड़ जाना है, मैसेज कर देना, आपको मैं जोड़ दूंगा। अब बाकी यहाँ ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिक में अभी और भी क्लासेस आएगी, हिस्ट्री में अभी और क्लासेस, एकदम अपडेटेड कंटेंट होगा। और झारखंड जीके में आज हम लोगों का पहला क्लास है। तो जो चाहते हैं इस जीरो से वर्दी बैच में अपने सपने को सच करना है, एकदम यहाँ कोई हवाबाजी वाली बातें नहीं। अच्छा एक चीज और, मैंने कहा ना, ये सारी क्लासेस का पहला क्लास का डेमो सब कुछ फ्री है, जाकर देखिए। या सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, मैंने झारखंड हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ाया है,
8 घंटे का लेक्चर है जिसमें केवल झारखंड का रिवोल्ट यानी कि जितने भी जनजातीय विद्रोह है उसको मैंने नहीं पढ़ाया था यूट्यूब पे, वहीं से आज मैं अपने पेड क्लास में भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक बार झारखंड हिस्ट्री का वीडियो देख लीजिएगा, मैं यकीन के साथ कहता हूँ आप मजबूरन हो जाइएगा हमारे साथ पढ़ने के लिए, या आप मेरे साइंस के क्लास देख लीजिएगा, केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ्स के क्लास देख लीजिएगा, या जीके क्लास। इससे ज्यादा नहीं भाई, फुल पारदर्शिता के साथ मैंने आपके सामने सारी चीजें रख दी है, आप एक बार वहां से देखिए। कोई भी दिक्कत है आप हमारे साथ नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, नंबर मैंने बता दिया, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पे भी आपको नंबर दे दिया गया, ठीक है। तो आप वहां पे भी हमसे मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और एकदम हमारे कांटेक्ट में ही हर एक पेड स्टूडेंट्स रहते भी हैं। आप एक बार नंबर भी लिख लेंगे 7909004902 पे। कोई भी इंक्वायरी है, 10th लेवल की वैकेंसी हो या फिर LDC का कोई भी है। चलिए अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, झारखंड का इतिहास, जनजातीय विद्रोह। मैंने कहा ना, देखिए झारखंड के इतिहास की जब हम बात कर रहे होते हैं तो जैसे इंडियन जीके में आप इंडियन हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, देन मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि आपका पूरा एंशिएंट झारखंड का मैं फिर से पढ़ाऊंगा, मेडाइवल में फिर से पढ़ाऊंगा, मॉडर्न में फिर से पढ़ाऊंगा, और जो यूट्यूब पे है उससे भी अच्छे लेवल पे जाकर के आपको कंटेंट देने वाला हूं। लेकिन ये ऑलरेडी आप एक बार एज अ डेमो भी चेक कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब इसमें हमें पढ़ना है जो झारखंड में जो जनजातीय जो लोग रहे हैं उन्होंने जो विद्रोह किया अंग्रेजों के साथ। देखिए दो वर्ड होता है, एक है आपका विद्रोह और एक है आपका क्रांति। क्रांति उस वर्ड का मतलब ये है, क्रांति वर्ड ये है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में या आपके आसपास के जितने भी देश है या जो भी कंट्रियां है वहां पे मिलती है, तो ये इसका मतलब हो गया क्रांति। इसलिए क्रांति मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलता हो, ठीक है। जैसे फ्रांसीसी क्रांति, तो फ्रांस में जो एक क्रांति आया, रूस की क्रांति, तो एक रूस में जो अपना एक अलग क्रांति आया, एक अलग वहां बदलाव देखने को मिला। तो अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले होंगे आपका जनजातीय विद्रोह से, पूरा झारखंड जीके का पहला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे और पूरी झारखंड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब कुछ खत्म करते चलेंगे। अब लेकिन सबसे पहले हमें क्या है, एकदम बेसिक से मैंने कहा मैप को ध्यान में रखते हुए, देखिए सबसे पहले ये है आपका झारखंड का मैप, क्लियर है भाई, इस पे भी हम लोग आएंगे। इससे पहले यहाँ पे समझिए कि कौन कौन सा स्टेट है। जैसे अगर आप इधर देख रहे होंगे तो आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ऊपर चले जाएंगे आपको बिहार मिलेगा, यहाँ आपको उत्तर प्रदेश, यहाँ आपको छत्तीसगढ़ और यहाँ आपको उड़ीसा, ठीक है मेरे भाई। अब आइए थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री की बात कर ले हम लोग। देखिए भारत में अगर हम अंग्रेजों की जब बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है यूरोपियन कंट्री के बारे में, ठीक है ना, किसके, सॉरी यूरोपियन कंपनी, हाँ यूरोपियन कंपनी के बारे में। अब यूरोपियन कंपनी मैंने अपने हिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ा दी है, उसको अगर आपने देख लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंग्रेज जो है हमारे भारत में, ठीक है ना, हमारे भारत में कैसे प्रवेश किए। तो ये जो प्रवेश किए हमारे भारत में, सबसे पहले यूरोप की जितनी भी कंट्री थी, ठीक है, यूरोप की जितनी भी कंट्री थी वो भारत आ रहे थे, किस लिए, तो भारत वो आ रहे थे व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने, जिसमें से सबसे पहले यूरोप की कंट्री थी आपका, एक है आपका पुर्तगाल, इसके बाद आपका अंग्रेज, इसके बाद आपका फ्रेंच, उसके बाद आपका डच। ये सभी कहाँ आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं व्यापार करने के लिए। और ये जो अंग्रेज है मसाले की मसाले का ट्रेड करने के लिए, मेनली मसाला, ये सभी जो यूरोपियन जितने भी कंट्री आप देख रहे हैं यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का ये रीजन है, यानी कि यहाँ पर बर्फ या कहा जाए तो साल भर यहाँ पे ठंड ही रहता है। इसलिए मसाले का अगर आपको खेती करना है तो इसके लिए जो हाई टेम्परेचर चाहिए, तो जो गर्म क्षेत्र वाला जो रीजन है या इक्वेटर लाइन के आसपास जितना, अब ये सब इक्वेटर वगैरह, लैटिट्यूड और आप लॉन्गिट्यूड वाला क्लास देखिएगा ज्योग्राफी में, पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ हमने पढ़ाया तो आपको समझ में आएगा। तो गर्म वाले क्षेत्र में मसाले की खेती होती है, तो इसलिए भारत में ये लोग ट्रेड करने के लिए आए। अब ये ट्रेड यानी कि हम और आप दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं और अचानक ऐसा क्या होता है कि हमने आपकी पूरी संपत्ति को ही, यानी आपके जितने भी घर में संपत्ति है, जमीन है, वो सबको मैंने हड़प लिया। ऐसी क्या स्थिति बनी कि अंग्रेजों ने भी सेम उसी प्रकार भारत में ट्रेड के बदले अपना अब विस्तार नीति को, यानी कि अपना एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर देगी, राजाओं के क्षेत्रों को अपने अधीन करना स्टार्ट कर देगी। ऐसी क्या स्थिति बनती है, तो चलिए इस पे हम लोग बात करते हैं। बात है आपकी 22 अक्टूबर 1764 की। ये वो साल है और यहाँ पे 22 अक्टूबर 1764 में एक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। अब सबसे पहले ये समझिए, ये जो बक्सर स्थित है आपका बिहार में स्थित है।
अब हम जब ये 1764 की जब बात कर रहे हैं तो इस समय झारखंड आपको नहीं सोचना है, आपको सोचना है बिहार के बारे में। यही बिहार है जहां आपका झारखंड भी स्थित है, यानी कि जस्ट देखा जाए तो ये आपका बिहार का अगर आप मैप बनाते हैं मेरे भाई, ये आप पूरा बिहार, ये आपका पूरा बिहार है, ठीक है ना। तो ये बिहार अलग हो जा रहा है बाद में, फिर ये आपका झारखंड अलग हो रहा है, ठीक है। ये समझ में आ रहा, तो समझ में आ रहा ना आपको। तो ये जो बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 में, ये बक्सर कहाँ स्थित है, तो आपके बिहार में स्थित है। ये बक्सर का ये वो युद्ध होता है जो एक ऐसी निर्णायक स्थिति बना देती है, या फिर व्यू टर्निंग पॉइंट होती है अंग्रेजों की, जहां पर अंग्रेज अपने ट्रेड की पॉलिसी से, समझिएगा भाई, ट्रेड की पॉलिसी से अब ये क्या कर रहा है, अपना जो पॉलिसी है वो विस्तार की पॉलिसी को, ठीक है ना, अपनाने जा रहा है। यानी कि अब वो क्या करेगा, देखिए अभी तक 1764 तक ये कोई विस्तार या फिर कहीं पे कोई क्षेत्र को अपने अधीन करना, ये सब अभी इनकी मेंटेलिटी नहीं थी। ये 1764 का ये बक्सर का युद्ध डिसाइडिंग फैक्टर होता है विस्तार का, यानी कि विस्तार की पॉलिसी अपनाने का। अब ये विस्तार की नीति क्यों अपनाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये बक्सर के युद्ध का बात जब हम कर रहे होते हैं, इस बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजों के तरफ से, जो अंग्रेजों की जो सेना है, उसको जो नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति है या अंग्रेजों के जो अधिकारी है, उनका नाम है हेक्टर मुनरो, ठीक है ना। कौन है, हेक्टर मुनरो। अब ये किनके साथ फाइट कर रहे हैं, जो भारतीय हैं, भारतीय में जो बंगाल है, ठीक है ना, जो बंगाल का जो क्षेत्र है, उनके जो नवाब हैं, समझिएगा भाई, जो बंगाल का जो नवाब है मीर कासिम, मीर कासिम के साथ हो रहा है। इसके साथ साथ अवध के जो नवाब हैं, अवध का जो नवाब है, अवध का जो नवाब आपका कौन हो गया, सुजाउद्दौला, ठीक है, कौन है, सुजाउद्दौला। और मुगल बादशाह, समझिए उस समय मुगल बादशाह का कितना फुल पावर था। मुगल बादशाह जो थे आपके, कौन था, शाह आलम, ठीक है, कौन थे आपके, शाह आलम। अब ये सभी चीज आपके नोट्स में लिखे हुए हैं। मतलब मैंने ये बताया कि जो अंग्रेज भारत में ट्रेड की नीति अपना करके काम कर रही थी, अब वो अचानक ऐसा क्या होता है ये बक्सर के युद्ध में कि ये विस्तार की नीति को अपनाना शुरू करती है। तो ये बक्सर कहाँ स्थित है, आपके बिहार में स्थित है। बात है इस युद्ध की, तो अंग्रेजों के तरफ से जो सेना को जो नेतृत्व कर रहे थे, जो लीडर थे, वो हेक्टर मुनरो थे। और जो भारतीय की तरफ से जो बंगाल के नवाब और अवध का नवाब और मुगल बादशाह, समझिए ये बंगाल, मतलब बंगाल यानी कि जो अभी वेस्ट बंगाल जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, साथ के साथ पूरा बांग्लादेश जो आप देख रहे हैं ना, ये वो बंगाल की बात हो रही है। इसके जो नवाब है मीर कासिम को, अवध यानी कि जो उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं उसके सुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह यानी कि मिडिल क्षेत्र में जो भारत को आप देख रहे हैं वहां का पूरा मुगल बादशाह का जो राजा है शाह आलम, इन तीनों के साथ किसका युद्ध होता है, बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो, यानी हेक्टर मुनरो के साथ उनकी सेना है, अंग्रेज की सेना। अब इस युद्ध में जो विजय होता है हेक्टर मुनरो, यानी कि हेक्टर मुनरो अब ये देख रहा है कि भारतीय के जो नवाब है तीनों, वो फेमस नवाब जो जिनको हमने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अब हम जो है पूरे भारत में एक तरह से राज कर सकते हैं। तो अब ये जो बक्सर का युद्ध है, अब यहां से अंग्रेजों की जो पॉलिसी को चेंज करेगी, जो ट्रेड की पॉलिसी है अब कहां आ रही है, अब वो एक्सपेंशन यानी एक्सपैंड करेगा, अपने क्षेत्र को एक्सपेंड करेगा, यानी विस्तार की नीति को अपनाएगा। अब इसके बाद एक संधि करेगी, इलाहाबाद की संधि के नाम से हम जानते हैं। इस युद्ध के बाद अब संधि, देखिए क्या होता है, हमने आपके साथ युद्ध किया, आपकी हार हो गई, तो अब हम आप दोनों के साथ एक संधि करेंगे कि भाई ठीक है, अब इतना वाला क्षेत्र जो है अब हमारा है और इतना सा क्षेत्र अब आपको दिया जा रहा है। ये संधि के द्वारा अब ये युद्ध का विराम हो गया। उसी प्रकार जब बक्सर का युद्ध समाप्त हो रहा होता है, तब 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। अब इस इलाहाबाद की संधि में, जो इलाहाबाद का जो संधि कर रहा होता है, उसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन होते हैं, तो लॉर्ड क्लाइव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए मैंने कहा ना कि इंडियन जीके को रिलेट करते करते हुए ही हम लोग झारखंड में कर जाएंगे और आपका इंडियन जीके का भी पार्ट आपका रिविजन होते चला जाएगा। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा ये संधि की गई थी, और इसमें क्या संधि हुआ कि इसमें यह डिसाइड किया गया कि 26 लाख, ठीक है ना, वार्षिक पेंशन दिया जाएगा। किनको, जो मुगल बादशाह आपके हैं शाह आलम को। तो इनको कहा कि भैया हम आपको सालाना 26 लाख एज ए पेंशनर आप मेरे बन जाइए, हम आपको 26 लाख वार्षिक पेंशन यानी हर महीने 2 लाख समथिंग हजार आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये किसने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मुगल बादशाह शाह आलम से कहा इस संधि में। दूसरा, आपके जो नवाब रहे आपके, इसके अलावा जो अवध के नवाब रहे सुजाउद्दौला, ठीक है ना,
जो इलाहाबाद और जो बंगाल में जो क्षेत्र जो थे उनसे ये सभी क्षेत्र को क्या कर लिया, छीन लिया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने छीन लिया और पूरा का पूरा जो बंगाल आप देख रहे हैं और जो आप बिहार देख रहे हैं, ठीक है ना, बंगाल पूरा का पूरा क्षेत्र आप जो बिहार का देख रहे हैं, ये सभी क्षेत्रों में क्या करना है, और साथ के साथ आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र में अब जो अंग्रेज है क्या करेगी, अपनी दीवानी, यानी कि इन तीनों पे क्या करेगी, सत्ता किसकी होगी, अंग्रेजों की। सत्ता होने का मतलब इसकी जो दीवानी है ना, अब दीवानी मतलब क्या समझिए, यानी कि जो टैक्स, यानी कि जो राजस्व, यानी कि जो रेवेन्यू आएगी। अब मतलब समझिए ये टैक्स, राजस्व, रेवेन्यू मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, लॉर्ड क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि में ये कहा कि मुगल बादशाह जो शाह आलम है, भैया अब आपको हम सालाना आपको 26 लाख रुपया देंगे, आप हमारे पेंशनर बन जाइए। इसके बदले हम जो है पूरा बंगाल, पूरा बिहार और पूरा उड़ीसा की जो भी राजस्व की प्राप्ति होगी, यानी टैक्स से जो भी इनकम होगी, वो सारा का सारा इनकम कौन रखेगा, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। और बंगाल में जो प्रशासनिक कार्य है, बिहार में जो प्रशासनिक कार्य है और जो उड़ीसा की जो प्रशासनिक कार्य है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होगी, वो आप लोग देखेगा। मतलब क्या, मतलब ये कि जो बंगाल में डेवलपमेंट करना है, या बंगाल में कहीं भी कोई भी क्षेत्र में कोई भी लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, इन सारी चीज़ों की मुकदमा वगैरह ये सब आप लोग देखेंगे। बिहार में भी सेम, बिहार का डेवलपमेंट करना है, बिहार में कोई भी स्कीम चलानी है, कोई भी चीज़ें करना है, वो सभी उड़ीसा में भी सेम, ये सभी प्रशासनिक कार्य हो गया। लेकिन राजस्व यानी कि जो टैक्स वसूली है, यानी सरकार का जो इनकम होता है टैक्स, ये सारा का सारा पैसा कौन रख रहा होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आ गया, ये है आपका इलाहाबाद की संधि। अब ये वो संधि है जिससे बंगाल को पूरी जोड़ से, ठीक है ना, पूरी तरह से लूटा गया। और यही वो ईयर है 1765 में जिसमें द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध शासन पूछा जाएगा कौन और कब, लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में। द्वैध शासन का मतलब क्या है, दोहरी शासन, यानी कि दो प्रकार से आपके ऊपर शासन करूंगा। एक तो देखिए आपसे फिक्स है कि हम आपसे सालाना आपसे टैक्स लेंगे, यानी कि मान लीजिए कि हम आपसे सालाना 10,000 रुपया टैक्स ले रहे हैं, या आप राजा हैं आप देंगे। इसके साथ साथ आप जो राजा हैं, जो वहां से लोगों से जो आप कर ले रहे हैं, यानी जो टैक्स ले रहे हैं, उसका भी 60% आप हमें देंगे। तो देखिए एक तो आप इस प्रकार से शासन किए और दूसरा ये प्रकार, ये हो गया दोहरी शासन। बाकी द्वैध शासन प्रणाली ये सब जो हमने अभी कहानी पढ़ा, इसको बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है। अब चलिए अब हम आते हैं झारखंड में। अब इंडिया से बाहर निकलते हुए अब हम लोग इंडिया में झारखंड में एंट्री मारते हैं। तो हमने क्या कहा कि बंगाल में क्या हो गया, आपने देखा कि अंग्रेज क्या कर लिए, पूरा का पूरा अपना विस्तार कर लिए हैं। तो अब ये बंगाल को हम लोग इसको हटा रहे होते हैं, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सभी को हटा रहे हैं। अब ये वाला जो आपका क्षेत्र जो दिख रहा है ना, इस क्षेत्र को हम लोग नाम देते हैं मानभूम का, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग नाम देते हैं मानभूम का। मेनली ये जो मानभूम आपका वेस्ट बंगाल में भी है और वेस्ट बंगाल में ही है। और ये जो क्षेत्र है आपका मिदनापुर है। ये मिदनापुर कहाँ है, तो आपके वेस्ट बंगाल में है। अब यानी कि ये जो मिदनापुर आपको जो दिख रहा है ना, इस मिदनापुर में किसका अधिकार है, ये पूरी तरह से ये सभी क्षेत्र किसके अधीन है, तो अंग्रेजों के अधीन है, ठीक है ना, इंग्लिश मैन के अधीन है, यानी अंग्रेजों के अधीन है ये सभी क्षेत्र। अब अंग्रेजों का मकसद क्या है, अपना क्षेत्र का विस्तार करना, यानी इसके आसपास का जो भी क्षेत्र है, जो भी राजा है, उसको क्या करना, पहले बोलना है कि भैया आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, मतलब जो भी टैक्स वसूली करेंगे वो आप हमें दे दीजिए, आप अपना प्रशासनिक कार्य करिए तो ठीक है, अदरवाइज आइए हमसे आप फरियाद लीजिए, यानी कि युद्ध कर लीजिए। तो इसमें से आप झारखंड को जब आप देख रहे होंगे तो झारखंड का एक क्षेत्र है सरायकेला, ठीक है ना, कौन सा, सरायकेला, आते हैं इस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो ये जो थोड़ा सा जूम किया जाए, देखिए भाई ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आपका क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र सरायकेला और खरसवां, ये दो क्षेत्र हैं। ये दोनों क्षेत्र के जो राजा थे वो अंग्रेजों के अधीन था, बिना लड़े ही स्वीकार कर लिया कि भैया हम ये जो क्षेत्र है आपके अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, इसकी देखभाल आप करिए, सेना वगैरह रखिए, इसके बदले जो भी टैक्स आप बोलिएगा हम आपको दे देंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, यानी अब देखिए ये जो सरायकेला खरसवां वाला क्षेत्र में तो अंग्रेजों को कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं है, सिंपली है वहां का राजा तो भाई पहले से ही क्या कर लिया है, हार मान चुका है, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया, टैक्स वगैरह आराम से वो दे रहा। तो आखिर अंग्रेजों का प्रवेश अगर हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में, तो ये सरायकेला तो नहीं हो सकता, यहाँ तो ऑलरेडी इसका राजा जो है वो इसके घुटने के बल गिरा हुआ है। अब समझिएगा एक वर्ड आपको समझना है सिंहभूम के बारे में, ठीक है ना। आखिर ये सिंहभूम क्या है मेरे भाई, अब समझिएगा सिंहभूम के बारे में। यहाँ पे एकदम बच्चे की तरह मैं आपको पढ़ाऊंगा झारखंड जी के। ये वाला जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है आपका,
ये आपका सिंहभूम का इलाका है, ठीक है ना। ये क्या है आपका सिंहभूम का इलाका है। सिंहभूम में मेनली आपको दिखेगा, एक है आपका पोरहाट, ठीक है ना, पोरहाट आपको दिखेगा, एक आपको कोल्हान दिखेगा, सरायकेला खरसवां दिखेगा और एक आपका ढालबुम दिखेगा। अब इनमें से यानी कि सिंहभूम की जब हम बात कर रहे होंगे तो सिंहभूम में हम 4 क्षेत्र की बात कर रहे होंगे। कौन कौन सा? एक है आपका पोरहाट, ठीक है, इसके बाद एक है आपका कोल्हान, ठीक है, इसके बाद आपका एक है आपका ढालभूम और इसके बाद एक है आपका सरायकेला खरसवां, ठीक है ना। क्या है आपका? ये एक आपका है सरायकेला खरसावां, ठीक है ना, खरसावां। अब आइएगा, ये जो आप पोरहाट जो देख रहे हैं, कोल्हान जो देख रहे हैं और ये जो ढालबुम जो देख रहे हैं और ये सरायकेला खरसावां की तो बात छोड़ लीजिए, ये किसके अधीन हो चुका है? यहाँ का राजा ये अंग्रेजों के अधीन है, ठीक है ना, अंग्रेजों के अधीन स्वीकार कर लिया है और ये अंग्रेजों को टैक्स दे रहा है और वहां की जो अंग्रेजों की जो सेना है इस सरायकेला खरसावां की देखभाल कर रही है। लेकिन पोरहाट हो गया और जो कोल्हान को जो आप जब देख रहे होते हैं तो पोरहाट में जो आप जब बात करेंगे तो यहां पर सिंह वंश चल रहा है, ठीक है ना। इस कोल्हान की बात कर ले तो यहां पर ढाल वंश चल रहा है, ठीक है, यहां पर कौन सा वंश चल रहा है? ढाल वंश यहां पे चल रहा है। यानी कि सिंह वंश और ढाल वंश मतलब क्या भाई? एक वंश है, यहाँ पे एक राजा होगा यहाँ पे, ठीक है ना, एक राजा होगा। यानी कि पोरहाट वाला जो क्षेत्र है, ये जो आप पोरहाट वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहां से यहां वाला पूरा क्षेत्र आपका, ये पोरहाट में एक मेन राजा होगा और ऐसे छोटे छोटे कई सारे यहाँ पे राजा होंगे और वो राजा किसको टैक्स दे रहा होगा? इस राजा को टैक्स दे रहा होगा, ठीक है। अभी अंग्रेज नहीं आया इधर वाला क्षेत्र में, समझिएगा। अभी अंग्रेज आपका मिदनापुर वाला जो इलाका है यहाँ पर अभी है। अब ये धीरे धीरे अंग्रेज आगे बढ़ेंगे और ये वाला क्षेत्र तो अंग्रेजों के अधीन ही है, सरायकेला खरसावां में। चलिए, यानी इतना भी आपको माइंड में ये रखना है कि इसका जो राजा होगा ये किसके साथ में होगा? अंग्रेजों के साथ में होगा, क्योंकि इसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रखी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमने देख लिया जो पोरहाट वाला जो रीजन है, यहाँ पर कौन सा वंश है? सिंह वंश है। कोल्हान में ढाल वंश है, यहाँ पर भी क्या होगा? अपना एक राजा होगा। और ये जो ढालभूम वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर हो जनजाति के लोग रहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हो जनजाति के लोग रहते हैं। और साथ के साथ ये भी ढालभूम में और एक जनजाति आपको मिलेगी, भूमिज जनजाति भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो मैक्सिमम आपको हो जनजाति के लोग रहेंगे और भूमिज जनजाति के लोग भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो अंग्रेज है आपका, ये जो मिदनापुर वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर कौन पहुंचा हुआ है भाई? अंग्रेज आ चुके हैं। अंग्रेज का यहाँ पर जो मेन अधिकारी है उसका नाम आपको याद रखना है, उसका नाम है जॉन फर्गुसन। भाई ये सब नाम आपको याद रखना है, ये सब चीज यहाँ पर मैंने रख दिया है। देखिए ये सब चीज, यही एक पेज का ये कहानी है मेन एग्जाम के लिए, लेकिन इसको समझना जरूरी है क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बनाने के लिए ये आपका दिमाग में चीज क्लियर होना चाहिए। तो हमने ये बताया क्या कि हमने ये बताया कि जो अंग्रेज के जो यहाँ अधिकारी है, मेन कौन अधिकारी है? जॉन फर्गुसन है। इसको क्या मिला है? इसको मैसेज ये मिला है कि आप इसके आगे बढ़िए, ठीक है, इस साइड उड़ीसा की ओर बढ़िए, इधर झारखंड की ओर बढ़िए और सारे क्षेत्र में जो जो राजा हैं उनको जाकर के सिंपल सा बोलिए, भैया आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लिए, आपका जो क्षेत्र है इस क्षेत्र की रखवाली हम करेंगे, हम अपना सेना देंगे, ठीक है, और कोई भी बाहर से कोई भी आकर के आपके क्षेत्र में कोई भी हमला करेगा, इसकी पूरी देखभाल हम करेंगे। बदले में जो आप टैक्स का जो वसूली कर रहे हैं वो सारा का सारा टैक्स आपको किसको देना? हमें देना। समझ में आ गया? अब ये नीति है और ये आप बात मान लिए तो अच्छी बात है, अदरवाइज आइए हमसे फरिया लीजिए, हम अपनी सेना और आप अपनी सेना लेके फरियाइए। जीत गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सब कुछ हमारे ही अधीन हो जाएगा, फिर हम अपने अकॉर्डिंग अपने राजा को वहां पर बैठाएंगे। तो ये नीति से अब अंग्रेज आगे बढ़ेगी। यानी कि ये वाला क्षेत्र जो देख रहे हैं, बंगाल वाला क्षेत्र, यहाँ पे जॉन फर्गुसन यही काम करने वाला, ठीक है ना, जॉन फर्गुसन जो है आपका यही काम करने वाला। अब जॉन फर्गुसन धीरे धीरे मिदनापुर से क्या करेगा? अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए आगे बढ़ेगा और विस्तार करने के दौरान यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे क्षेत्र है, जैसे कि झालदा है, झालग्राम मिलेगा आपका, ठीक है ना, चतमा मिलेगा, इन सभी क्षेत्रों को क्या किया? अपने अधीन मिलाते चला गया। तो अब देखिएगा ध्यान से और समझिएगा, इसको हटा लिया जाए। अब यहां से स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये जो आप देख रहे हैं मिदनापुर वाला जो इलाका है, यहाँ पे अंग्रेज आ चुके हैं और यहाँ का जो जो क्षेत्र है, छोटे छोटे क्षेत्र जो है, इसको भी जीतते चला गया है जॉन फर्गुसन, ठीक है। अब ये ढालभूम में एंट्री कर रहा है और ढालभूम में एक गांव है जिसका नाम है बिंद गांव, ठीक है। क्या नाम है उसका? बिंद गांव।
अब एक चीज और याद रखिएगा, ढालभूम का क्या है, यहाँ पे एक राजा होगा। ये कौन सा राजा है जिसको हम लोग नाम देते हैं बैंकुट ढाल, ठीक है ना। बैंकुट ढाल यहाँ पर बैठा हुआ राजा की तरह से। अब भाई ये सारा मैसेज बैंकुट ढाल को भी पहुंच चुका है कि इधर से अंग्रेज अधिकारी आ रहे हैं ढालभूम क्षेत्र को अपने अधीन करने के लिए, ठीक है। अब अंग्रेज सबसे पहले बींद गांव में आता है। ये जो बैंकुट जो ढाल है ना, इसका एक भतीजा होता है। इस भतीजे का नाम है जगन्नाथ ढाल, ठीक है ना। क्या नाम है? जगन्नाथ ढाल। ये जगन्नाथ ढाल ही जो है इस बीद गांव का क्या है, राजा है। समझ में आ गया? जैसे ढालभूम में ना, तो यहाँ छोटे छोटे कई सारे गांव होंगे और वहां पे क्या होंगे, उस गांव के राजा होंगे। और ये पूरा ढालभूम का अपना एक मेन राजा है जो आपका बैंकुट ढाल है। समझ में आ गया? तो बींद गांव में बैंकुट ढाल का जो भतीजा है वो है जगन्नाथ ढाल, जो बींद गांव में वहां का राजा बना हुआ है। अब देखिए अंग्रेज करते क्या थे। सबसे पहले देखिए, अगर मेन जो ये आदमी है इसको हराना है तो इसके पहले क्या करेगा, इस मेन आदमी के जो चापलूस है या इसके जो लेफ्ट और राइट हैंड जो व्यक्ति है ना, उसको अपने अधीन करेगा। या तो कुछ लोभ दे देगा या तो आपको युद्ध करके अपने अधीन कर लेगा। वही काम किया अंग्रेज ने। जो बैंकुट ढाल का जो भतीजा जगन्नाथ ढाल है, इसको क्या किया, कुछ लोभ दिया। लोभ क्या दिया? बोला कि जगन्नाथ ढाल आप इतने तेजस्वी, आप इतने टैलेंटेड है और आप इतने छोटे से राज्य में एक राजा बने हुए हैं, जो कि आपको पूरे ये ढालभूम वाले क्षेत्र का आपको राजा होना चाहिए, ठीक है। तो आप हमारा साथ दीजिए। यहाँ के जो राजा है बैंकुट ढाल, उनको पराजित कर आपको ये ढालभूम का जो क्षेत्र दिख रहा है यहाँ का पूरा आपको क्या किया जाएगा, राजा बना दिया जाएगा। अब समझिए ये एक बहुत बड़ा लालच है, क्योंकि आपको पता है कि अभी के टाइम में कोई किसी का नहीं है। तो ये क्या हुआ, जगन्नाथ ढाल जो है अंग्रेजों की बात को स्वीकार करते हैं और ये बात स्वीकार करते साथ ही अंग्रेज क्या करेंगे, अपने 2000 सेना को लेते हुए आगे बढ़ेंगे और पूरी की पूरी जानकारी, ढालभूम क्षेत्र की पूरी जानकारी, यानी बैंकुट ढाल जो राजा है उसकी पूरी जानकारी, इसकी कितनी सेना है, कौन कौन से ये हथियार यूज कर रही है, पूरी जानकारी अंग्रेजों को कौन दे रहा है, इनके भतीजा जगन्नाथ ढाल। अब अंग्रेज 2000 सेना, यानी कि जो बैंकुट ढाल के बाद जो सेना, उससे कई गुना अधिक सेना लेकर के और हाई टेक्नोलॉजी हथियार लेकर के क्या करता है, इस बैंकुट ढाल के ऊपर आक्रमण, यानी इस ढालभूम क्षेत्र पर आक्रमण करता है और बैंकुट ढाल को गिरफ्तार कर इसे मिदनापुर, यानी ये जो इलाका वाला जो बंगाल में मिदनापुर जो एक क्षेत्र आपको मैंने बताया था, वहीं के जेल में इसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और जैसा कि अंग्रेज ने इसके भतीजे जगन्नाथ ढाल को कहा था कि हम आपको क्या करेंगे, ढालभूम का राजा बना देंगे, एज इट इज अंग्रेजों ने क्या किया, ढालभूम का जो राजा है जगन्नाथ ढाल को बना दिया। और साथ में क्या कहा गया कि आपको वार्षिक, लेकिन भाई देखिए अंग्रेजों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ढालभूम में हम यहाँ बैठे और यहाँ पर चीजों करें, इससे इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंग्रेजों को केवल इसका राजस्व चाहिए, यानी कर की प्राप्ति करनी थी, केवल पैसा चाहिए था, यानी कि पूरा लूटना था इनका मकसद। उसी प्रकार तो क्या करेगा, अब ये बैंकुट ढाल के ऊपर क्या किया, अंग्रेजों ने आक्रमण कर लिया। अब एक और इंपॉर्टेंट, ये जो बैंकुट ढाल है, यहां से क्वेश्चन बनता है, इसने अपनी जो राजधानी है, यानी ये जो ढालभूम की जो राजधानी है, इसने घाटशिला में बना रखा था। घाटशिला को बना रखा था। यहीं पर एक किला है नरसिंहगढ़, ठीक है ना, नरसिंहगढ़ का किला। इस नरसिंहगढ़ किला को क्या किया, अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया और बैंकुट ढाल को कैदी बना करके मिदनापुर के जेल में बंद कर दिया। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा नरसिंहगढ़ के बारे में, कहाँ है, तो घाटशिला में है। इसकी राजधानी क्या थी, अगर पूछा जाएगा बैंकुट ढाल ने कहाँ बनाया, तो नरसिंहगढ़। देखिए जो भी राजा पहले के होंगे ना, वो किला बनाते थे और उस किला के चारों तरफ, ठीक है ना, एक बड़ा सा किला बना लिया, उसके चारों तरफ अपनी सेना बैठा दी और इसके अंदर वो अपने आप को सुरक्षित पाते थे। तो उसी प्रकार नरसिंहगढ़ किला पे क्या किया, आक्रमण किया अंग्रेजों ने, जिसका साथ इसके भतीजा जगन्नाथ ढाल ने दिया था। और नरसिंहगढ़ किला को क्या किया, अपने अधीन करते हुए बैंकुट ढाल को मिदनापुर के जेल में बंद कर दिया। तो देखिए अब फाइनली जो है अंग्रेज जो है झारखंड का एक छोटा सा क्षेत्र जो ढालभूम है, उस इलाके में अंग्रेज ने क्या कर लिया, प्रवेश कर लिया। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या झारखंड पूरे सिंहभूम में प्रवेश कर चुका है, तो नहीं, अभी वो केवल और केवल ढालभूम को अपने क्षेत्र के अधीन कर चुका है ये अंग्रेज। अब ये कोल्हान को करेगा, फिर पोरहाट को करेगा, तब जाके पूरी तरह से सिंहभूम पे अंग्रेजों का प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अब झारखंड जो है जो अंग्रेज जो है वो झारखंड में क्या कर चुका है, एंट्री मार चुका है ढालभूम में। तो सबसे पहली एंट्री अगर बात किया जाए तो ढालभूम में अंग्रेजों की यहां से हो चलती है। अब इसके आगे की जो स्टोरी है ध्यान से समझना है, ध्यान से चीजों को सुनना है। इसके आगे क्या होगा, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, ये जो मिदनापुर है और ये जो आप ढालभूम वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, अब इस पे किसका अधिकार हो गया है, मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ,
यानी यहाँ पे अंग्रेज अब आ चुके हैं। अब जो जॉन फर्गुसन जो यहाँ अंग्रेज का जो अधिकारी है, अब ये अंग्रेज अधिकारी क्या करेगा, यहाँ पे जो है मराठा साम्राज्य चल रहा है जो काफी मजबूत है। उड़ीसा जो देख रहे हैं ना, महाराष्ट्र वाला जो रीजन देख रहे इधर, यहाँ मराठा साम्राज्य चल रहा है। तो अब अंग्रेजों को, ये अंग्रेज जो अधिकारी है जॉन फर्गुसन क्या करेगा, इस रुख में इस मोड़ निकल चलता है। और यहाँ पे जो ढालबुम जो देख रहे हैं, यहाँ पे राजा किसको बना दिया गया है, तो यहाँ पे राजा अभी कौन बना हुआ है, जगन्नाथ ढाल जो है यहाँ पे राजा बन चुका है। और ये कितना कर दे रहा है, 5,500, यानी 5,500 वार्षिक कर ये देना स्वीकार कर लिया। ठीक है, यहाँ तो चीजें क्लियर है, तब जाके इसको यहाँ का राजा बनाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जॉन फर्गुसन आगे इधर निकल चुका है मराठा साम्राज्य की विजय करने के लिए, और अपने यहाँ पे क्या किया है, इसको क्या किया, यहाँ पे बैकुंठ ढाल को पराजित करके यहाँ जगन्नाथ ढाल को क्या कर दिया गया, यहाँ का राजा बना करके इससे क्या कर रहा है, वार्षिक कर अपना लेते रहेगा। हर साल अपना आएगा, यहाँ पे कोई अपने अधिकारी को भेजेगा और इससे कर ले लेगा, क्योंकि इसको यहाँ के क्षेत्र पे शासन करने का कोई मतलब नहीं, केवल टैक्स वसूली करना, पैसा हमें लेना है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब आइए बात करते हैं इसके बाद। अब यहाँ के जो छोटे छोटे जो राजा थे, यानी ढालबुम में जो छोटे छोटे जो गांव है, यहाँ के जो राजा हैं वो नाखुश है किनसे, जगन्नाथ ढाल से, कि आप जो है अंग्रेजों की अधीनता क्यों स्वीकार किए हैं। और यहाँ के जितने भी राजा थे वो बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं थे कि हम अंग्रेजों के अधीन होकर के और जो भी टैक्स है, जो भी कर है, हम अंग्रेजों को दे। तो कुछ समय तक तो जगन्नाथ ढाल क्या करता है, 5,500 यानी कि 5,500 वार्षिक कर दे रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जमीर जवाब नहीं दे रही होती है। और ये जो कर, एक बार क्या होगा कि यहाँ से जो जॉन फर्गुसन जो आगे निकल चुका है, ये अपने अधिकारी को भेजते हैं। 2 अधिकारी का नाम आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, एक है आपका कैप्टन रुक, ठीक है, एक है आपका कैप्टन रुक, और एक और आपका कौन है, चार्ल्स मॉर्गन। ठीक है, एक है आपका चार्ल्स मॉर्गन। इनको भेजा गया क्या करने, टैक्स वसूली करने जगन्नाथ ढाल के पास। जगन्नाथ ढाल इनको टैक्स देना क्या कर दिया, मना कर दिया, यानी टैक्स देने से साफ मना कर दिया। और ये ईयर है आपका 1767 में, कर देना मना कर दिया, यानी कि हम आपको कर नहीं देंगे। इसके बदले क्या हुआ, जगन्नाथ ढाल और यहाँ पे जो छोटे छोटे क्षेत्र के जो राजा थे, ठीक है, और साथ साथ जगन्नाथ ढाल का एक भाई हुआ करता है नींबू ढाल, ये सभी मिल करके क्या करेगा, इनके ऊपर हमला कर देता है। और यही जो बात है 1767, और यहीं से ये ढाल विद्रोह का समझिए तो स्टार्टिंग पॉइंट है। और फुल फेज में 1768 में जो यहाँ के छोटे छोटे जो राजा है वो सभी जगन्नाथ ढाल का साथ देता है और नींबू ढाल का साथ देगा। और 1768 में समझिए तो नींव रखा गई है ढाल विद्रोह का। यहाँ तक चीजें समझ में आई, यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा। चलिए भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी अब आपको ये समझ में आ गया कि अंग्रेज जो बंगाल में था, अब किस प्रकार से वो झारखंड में इन कर चुका है। ठीक है, अब इन तो कर गया है ढालभूम में, लेकिन कुछ समय तक तो कर की वसूली किया यहाँ के जो राजा बन के रहे जगन्नाथ ढाल, लेकिन फिर से ये जगन्नाथ ढाल टैक्स देना बंद कर दिया। और फाइनली 10 साल तक ये विद्रोह चलता है। अब समझिएगा, यहाँ पे जो मैंने बताया हो जनजाति के लोग तो रह रहे थे, साथ के साथ यहाँ पे भूमि जनजाति के लोग भी रह रहे हैं। और ये जो भूमि जनजाति के लोग हैं, इन पर भी अंग्रेज क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे। तो ये भूमि जनजाति भी क्या किए, इस ढाल विद्रोह में जगन्नाथ ढाल का पूर्ण रूप से समर्थन किए। और ये 10 साल तक विद्रोह चला। फाइनली अंग्रेज ने हार माना है। देखिए, कहा तो ये जाता है कि संधि हुई और जो जगन्नाथ ढाल से संधि करके यहाँ पे फिर इस विद्रोह को, ढाल विद्रोह को समाप्त किया गया। लेकिन वास्तविकता अगर बात की जाए, सच अगर बात देखी जाए, तो यहाँ पे अंग्रेजों की पराजित होती है। अंग्रेज हार जाते हैं और फाइनली विद्रोह को रोकने के लिए ये क्या करते हैं, एक संधि करते हैं। और ये संधि में बोला ये जाता था कि संधि में ये होगा कि अब अंग्रेज जो अभी आपसे कितना ले रहा था 5,500 कर, फाइनली अब ये आ जाएंगे 4,000 समथिंग कर लेंगे। तो देखिए, 5,500 देना था, अब आपको केवल 4,000 ही कर देना पड़ा। तो जीत किसकी हुई, ढाल विद्रोह में। तो वहां के जो जगन्नाथ ढाल है और जो यहाँ के पूरे जो छोटे छोटे जो गांव के जो राजा थे और जो लोग थे वहां पे, उनकी जीत होती है। तो इसलिए कहा जाता है झारखंड के अंग्रेजों के खिलाफ पहला जनजातीय विद्रोह और सफल विद्रोह कौन सा, तो ढाल विद्रोह। पहला जन आंदोलन या फिर कहा जाए जन विद्रोह कौन था, तो यही विद्रोह ही था, ढाल विद्रोह। तो ढाल विद्रोह का जितना स्टोरी बेस या जो भी चीजें आपकी क्वेश्चन बन सकती है स्टेटमेंट बेस से अच्छे वो मैंने कवर कर दिया है। अब आइए एक बार कंटेंट को हम लोग रुक करते हैं और यहाँ से चीजों को समझते हैं एग्जामिनेशन के लिए। अब आपका एक सवाल भी यहाँ से नहीं छूटेगा। चलिए बात करते हैं ढाल विद्रोह की।
ढाल विद्रोह में सबसे पहला सवाल आपका ये ईयर याद रखना है। तो मैंने क्या कहा कि 1767 ही वो ईयर है 1767 ही ये वो ईयर है जब आपका जगन्नाथ ढाल क्या किया था, कैप्टन रूक को और किसको, चार्ल्स मॉर्गन जो टैक्स लेने के लिए आया था उसको टैक्स देने से मना कर दिया था और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। और फाइनली 1768 में जो ढालभूम वाला जो क्षेत्र दिख रहा था वहां के जितने राजा थे उन्होंने भी इसका समर्थन किया और साथ के साथ भूमि जनजाति के लोगों ने भी इनका समर्थन किया था। चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया भाई। चलिए भाई देखिए कोई चीज आपको मैं घर के लिए नहीं छोड़ूंगा, सब चीज यहाँ पे ही याद करवाऊंगा। तो ईयर सबसे ये सब डायरेक्ट आपके ये सब छोटे छोटे एग्जामिनेशन जैसे कि सीजीएल का एग्जामिनेशन हो गया, झारखंड पुलिस का एग्जामिनेशन के उत्पाद सिपाही ये सब पूछेगा। ढाल विद्रोह का ईयर 1767 से 1777 तक। अब इसकी जो शुरुआत हुई 1767 में और इस विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता आपका नाम पूछा जाएगा तो कौन था, जगन्नाथ ढाल। ये जगन्नाथ ढाल कौन है, किसका भतीजा है, तो बैंकुट ढाल का। ये बैंकुट ढाल कौन है, याद आ रहा ना, ढाल भूम जो है वहां का क्या था, राजा था। ऑल द बेस्ट भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विद्रोह के जो इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, आपके जगन्नाथ ढाल थे। अब यह विद्रोह कब तक चला, 10 वर्षों तक चला, 1767 से 1777 तक चला। अब बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ, झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया पहला सफल विद्रोह कौन सा था, तो ढाल विद्रोह। मैंने अभी आपको पूरा स्टोरी समझाया मैप के थ्रू भाई, कि जो इलाहाबाद की संधि हुई है, जहां मिदनापुर को मैंने आपको दिखाया, जहां पे कौन है आपका जॉन फर्गूसन अंग्रेज अधिकारी, अब ये अपना क्षेत्र का विस्तार करने के लिए आगे बढ़ रहा होगा। और सबसे पहले यहाँ छोटे छोटे और भी क्षेत्र थे, जैसे झालदा है, झाड़ग्राम हो गया, चतमा, ये सभी को विजय करते हुए ढालभूम में सबसे पहला प्रवेश कर रहा होगा, एंट्री कर रहा होगा। तो पहला विद्रोह झारखंड में सफल विद्रोह कौन सा रहा अंग्रेजों का, यानी कि झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया पहला सफल विद्रोह कौन सा, तो ढाल विद्रोह था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसके बाद याद रखना है कि यह विद्रोह केवल ढाल राजा का ही विद्रोह नहीं था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये सब जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट लाइन बन जाता है। ये वो विद्रोह था जो ढाल राज्य जो था ना, वहां के जितने भी लोग थे उन सभी लोगों ने इसका समर्थन किया था। और साथ के साथ कौन से जनजाति के लोग, तो ये भी याद रखेगा, भूमि जनजाति के लोगों ने भी समर्थन दिया था। तो इसलिए याद रखिएगा जगन्नाथ ढाल यानी ढाल राज्य के जो राजा को फुल समर्थन वहां के लोगों का मिला था। इस विद्रोह के साथ साथ अंग्रेजों का झारखंड में क्या होता है, प्रवेश होता है। ये भी आपको समझ में आ गया, यही वो विद्रोह है जब अंग्रेज क्या कर रहा होगा, झारखंड में प्रवेश कर रहा होगा। ढाल विद्रोह यानी इस विद्रोह के दमन के लिए, अब याद रखिएगा ये नाम आपको लिए पूछा जाएगा कि देखिए ये ऐसे तो एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन मैंने वास्तविकता आपको क्या बताया कि ये विद्रोह को रोकना अंग्रेजों के बस में नहीं था, इसलिए उन्होंने संधि किया। क्योंकि यहाँ के जो ढाल जो राजा जगन्नाथ ढाल हुए, नींबू ढाल हुए, उनके भाई और वहां के जो लोग थे वो अंग्रेजों से हार नहीं माने थे और अंग्रेज ही यहाँ हार मान के संधि किए। लेकिन खैर जो भी किताबें यहाँ लिखती है या जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, ढाल विद्रोह के जो दमन हुआ अंग्रेजों की तरफ से कौन भेजा गया था उनको, यानी कि ये ढाल विद्रोह को रोकने के लिए लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। एक्चुअली में इनको भेजा इसलिए गया था कि जाइए आप वहां पे जगन्नाथ ढाल के साथ संधि कीजिए कि इतना इतना आपके साथ मैं टैक्स लूंगा और इस युद्ध को यहीं पे समाप्त किया जाए। क्योंकि अंग्रेज जान गए थे कि हम यहाँ पे विजय नहीं कर पाएंगे, इसलिए सिंपल सी बात है 5000 की जगह 4000 लीजिए और काम खत्म करिए। तो इनको भेजा गया। तो नाम पूछा जाता है लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को। लेकिन अगर सही बात कही जाए तो ढाल विद्रोह का दमन अंग्रेज कर ही नहीं पाए थे। वास्तविकता यह है कि इस विद्रोह में ढाल वंश की राजा की जीत होती है। यह विद्रोह अंग्रेजों के साथ संधि करके रोकी जाती है। यही बात मैंने यहां लिख भी दिया है। संधि में आखिर क्या बात होती है, इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनेगा आपसे कि ढाल राज्य का पुनः जगन्नाथ ढाल को राज। अच्छा अब क्या किया जाएगा संधि में, अब अंग्रेज आके ये बोल रहे हैं कैप्टन रूक और चार्ल्स मैगन कि जगन्नाथ ढाल अब जो है आप पुनः वापस क्या कर रहे हैं, आपको राजा बनाया जा रहा है। कहां का, ढालभूम का। इसके बदले आपको पहला जो साल है 2000 रुपए आपको टैक्स देने होंगे, उसके बाद 3000 रुपए आपको टैक्स देने होंगे। यानी कि देखिए ये विद्रोह आपका कब से कब तक चला, 1767 से 1777 तक चला। यानी कि 77, 78, 79 और 80, यानी कि 1778 में आपको 2000 वार्षिक कर देना है, 1779 में आपको 3000 देना है और उसके अगले तीसरे साल जो है आपको 4000 कर देना है। यानी कि 1780 में
आपको 4,000 रुपए कर देना है और 1780 के बाद आप क्या करेंगे, एक फिक्स्ड राशि कर दिया गया 4,267 रुपये आपको कर देना है। देखिए पहले जहां जगन्नाथ ढाल को 5,500 रुपए कर देना था, अब इनको देना कितना पड़ा, तो भाई अच्छी बात तो यही ना, तो जीत किसकी हो रही है यहाँ पे, ढाल विद्रोह में। सिंपल सी बात है, ढाल के राजा जगन्नाथ ढाल और वहां के जो जन या जो लोग थे जो उन्होंने समर्थन दिया था इस युद्ध में, उनकी विजय होती है। जगन्नाथ ढाल को, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, जगन्नाथ ढाल को जब अंग्रेजों ने ढाल राज्य का राजा बनाया था तब उसमें कितना था, ये मैंने लिखा था, ये मैंने पहले ही बताया कि इतना वार्षिक कर पे राजा बनाया था भाई जगन्नाथ ढाल को। क्या क्या था, लोभ लालच देके, ताकि बैंकुर ढाल के बारे, उसकी कमजोरियों, उसकी सेना के बारे या उस ढाल भूमि के बारे पूरी क्षेत्रों की जानकारी लेकर के बैंकुर ढाल को हराया जाए। अब ये पॉइंट तो ये मैंने आपको बता ही दिया, ये सारा चीज यहाँ पे, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा पूरा चीज। तो ढाल विद्रोह, अब ये जो है सिंगल एक पेज का कंटेंट है भाई, लेकिन इसको मैंने इतने डिटेल में इसलिए समझाया ना, क्योंकि देखिए आगे की जो लेक्चर अब चलेगी उसको अब आप बड़े ही कम समय में मैं भी डिलीवर करूंगा और आप भी चीजों को समझते चलिएगा और अच्छे अच्छे डिटेल क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे। तो अब चलिए इसका हम लोग एक बार रिवीजन एक बार फिर से कर ले रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा इस विद्रोह के बारे में कब से कब, तो भाई 1767 से 1777 में चला था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, जगन्नाथ ढाल था। कितने सालों तक चला, 10 सालों तक चला। इसके विरुद्ध जो झारखंड के, मतलब ये पहला विद्रोह कौन सा था और सफल विद्रोह कौन सा था, ढाल विद्रोह था। ढाल राजा, और इसमें क्या था, इसे एक हम क्या बोलते हैं, जन आंदोलन का भी नाम देते हैं, जिसमें सारे लोगों ने इसमें क्या किया था, साथ दिया था। झारखंड में प्रवेश होता है इसी विद्रोह के साथ। तो पूछेगा कौन सा विद्रोह के साथ झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश होता है। अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था, तो कैप्टन रूक, सॉरी लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन आता है। इसके बाद वाला पॉइंट आपको याद रखना है, इसके बाद वाला पॉइंट से आपको क्या चीजें याद रखनी है कि इसके बाद जब ये लोग आ रहे हैं तो क्या करेंगे, संधि करेंगे। संधि में क्या किया जाता है, वापस से ढाल राज्य जो है वहां का राजा बना दिया जाता है जगन्नाथ ढाल को। पहले साल 2,000 का टैक्स, दूसरे साल 3,000 और चौथे साल में, तीसरे साल में 4,000 देना और फाइनली कितना कर देना, 4,267 रुपए। ये पॉइंट आपको पूरा रिवीजन है। बाकी आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं कंसेप्चुअली चीजों को, जीके, मैथ्स और साइंस, देखिए मैथ साइंस जीके में लिए तो आपको सोचना ही नहीं है, झारखंड जीके सबसे बेस्ट अब आपका होने वाला। तो चलिए इस क्लास को एंड करते हैं। जो भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और कोई भी इंक्वायरी करना है तो आप इस नंबर से मेरे से संपर्क कर सकते हैं 7909004902 पे। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं और ये क्लास आपके यूट्यूब पर भी जाएगा। अगर कैसा लगा है, कैसी चीजें लगी और क्या सुधार चाहिए, आप अपना विचार जरूर इस कमेंट सेक्शन में भी रख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए